मैं हूँ डॉक्टर जिज्ञासा, भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही आम रोग बन चुका है बूढ़े लोगों के लिए। 60 से 65 साल की उम्र के जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें पार्किंसंस डिजीज़ देखने को मिलता है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। जो न्यूरॉन्स हैं वक्त के साथ साथ डिजेनरेट होते हैं, बुढ़ापे की वजह से ख़त्म होने लगते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। यदि मैं पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षणों के अलावा अगर बात करूं कि किस वजह से ये होता है, तो उसमें ये देखने को मिला है कि मोस्टली डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के मिसमैनेजमेंट की वजह से पार्किंसंस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो उसमें मेजर इम्पैक्ट होता है पेशेंट की स्लीप पे। यदि जिंदगी भर वो इंसान नाइट ड्यूटी करता रहा या फिर उसको रात की नींद पूरी ना होने की कुछ समस्या रही हो जीवन भर, तो बुढ़ापे तक आने तक उसकी पार्किंसंस डिजीज के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि वो पेशेंट ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्लीपलेसनेस। ब्रेन में सही समय पे आराम ना मिलने पर यूजुअली ये देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल में एक चीज और है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं या फिर एक बिस्तर पर बहुत लंबे टाइम तक आराम करते रहते हैं, उनमें भी पार्किंसंस होने की समस्या देखी गई है। इसके साथ साथ अगर हम डाइट की बात करें, तो पौष्टिक आहार ग्रहण ना करने की वजह से अक्सर पार्किंसंस के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसमें विटामिन डी और विटामिन B12 इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से पार्किंसंस हो सकता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट। धूप में बैठना, विटामिन डी रिच फूड को कंज्यूम करना, ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 का मेन जो सोर्स है वो है चिकन, मीट, फिश, एग्स, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा। तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए एज अ डॉक्टर आई विल रिकमेंड कि आप सप्लीमेंट्स यूज़ कीजिए। विटामिन B12 के ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं जिन्हें आप कंज्यूम करके डेफिशिएंसी को हटा सकते हैं। ये बात हो गई डाइट की। अगर मैं लाइफस्टाइल में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, वो है बूढ़े व्यक्तियों के लिए सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब भी उन्हें सही लगे 20 से 25 मिनट की वॉक। उठते ही योगा और स्ट्रेचिंग। योगा इज प्राणायाम विच इज वेरी गुड फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन। उसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज समथिंग विच विल मेंटेन द डोपामीन लेवल इन ब्लड। बेसिकली जो पार्किंसन हो रहा है वो डोपामीन की कमी की वजह से हो रहा है। अब डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है। न्यूरोट्रांसमीटर अगर है डोपामीन, उसकी कमी हो जाएगी तो पेशेंट की जो बैलेंसिंग है और जो मूवमेंट है वो इम्पैक्ट होगी। सबसे पहला सिम्टम इसलिए पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट को आता है ट्रेम्बलिंग, यानी कि 75% केसेस में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें दिखता है कि पेशेंट का जो हाथ है वो इस तरीके से कंटिन्यूअसली शिवर करता है, यानी कि ट्रेम्बल करता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की, यानी कि जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स में सिग्नल्स नहीं जा रहे और जिसकी वजह से पेशेंट की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, जिसमें आपको ट्रेम्बलिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेशेंट की गर्दन का कंटिन्यूअसली हिलना, उसकी स्लर्ड स्पीच होना, मतलब आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आवाज़ में। तो ये जो 3 तरीके के मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताए, स्पीच में प्रॉब्लम होना, गर्दन का कंटिन्यूअसली हिलना, हाथों पैरों में ट्रेम्बलिंग होना, तो ये होते हैं मोटर सिम्टम्स। जो लक्षण है पार्किंसंस डिजीज के वो 2 तरीके के होते हैं, एक मोटर सिम्टम्स और एक नॉन मोटर सिम्टम्स। अगर मैं बात करूं मोटर सिम्टम्स की, तो उसमें अक्सर ट्रेम्बलिंग और स्लर्ड स्पीच देखने को मिलता है। और यदि मैं बात करूं नॉन मोटर सिम्टम्स की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है। उसके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज, नॉट सो टफ एंड रफ एक्सरसाइजेस बट वॉकिंग, एंड ऑल्सो डाइट रिच इन रफेज एंड फाइबर, यानी कि सैलड। और ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। उनसे उनकी ये जो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है ये थोड़ा मैनेज हो जाएगा।
और यदि हम बात करें दूसरे नॉन मोटर सिम्टम की, जो कि बहुत कॉमन है, वो है पेशेंट्स में फॉरगेटफुलनेस होना, डिमेंशिया होना, यानी कि वो रास्ता भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं लोगों के। तो इस तरीके का जो लक्षण है वो पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है। एक और लक्षण बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है नींद का बहुत ज़्यादा आना या फिर नींद का बहुत कम आना। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो रात भर सो नहीं पाते, दिन में भी उन्हें नींद नहीं आती है, तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, स्लीपलेसनेस हो रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ पार्किंसंस। तो मैंने आपको डाइट का बता दिया, विटामिन B12 और विटामिन D, इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज हमारे ब्रेन, उसकी स्वास्थ्य के लिए हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों चाहिए। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाले न्यूट्रिशियस फूड हैं उनका इनटेक बहुत ज़रूरी है। विटामिन C से युक्त जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि कीवी हो गया, संतरे, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स हमारे ब्लड में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल, रिड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स इन ब्लड। वी हैव द मेन प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजिंग पार्किंसंस डिजीजेस कि जो हमारे ब्रेन में बचे कुचे न्यूरॉन्स हैं जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, जिनकी वजह से फंक्शनिंग कंटिन्यू हो रही है, हमें उन्हें सही रखना है, हमें उन पे ध्यान देना है। तो उसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं, बिकॉज जो पेशेंट्स नॉनवेज नहीं खाते, वो फिश का कंजम्पशन नहीं करते, तो ओमेगा-3 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। यदि हम बात करें, इनमें स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि हम सबको पता है डोपामीन हैप्पी हार्मोन होता है। जिन व्यक्तियों में, जिन बूढ़े लोगों में अक्सर उन्होंने कोई जीवन में ट्रॉमा झेला हो बहुत ज़्यादा, या उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहा हो, या फिर किसी प्रकार का डिप्रेशन रहा हो, ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलता है पार्किंसंस के सिम्टम्स, यानी कि उन्हें हाथों की ट्रेम्बलिंग अक्सर शुरू हो जाती है, चलते वक्त उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं हो पाती, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त उनको गिरने की संभावना रहती है, और जब वो चलते हैं तो उनके जो हाथ हैं वो मूव नहीं होते। वॉकिंग के टाइम पे पैर चल रहे हैं बट वो हाथों की कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। धीरे धीरे इसका बढ़ना हो रहा है उम्र के साथ साथ। तो यदि कोई पेशेंट मेरे पास 60 साल की उम्र में इनिशियल स्टेज पे आ जाता है तो पार्किंसंस हमारे लिए मैनेज करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। परंतु अगर पेशेंट 70 या 75 साल की उम्र में आ रहा है तो पार्किंसंस डिजीज इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होती है कि काफ़ी हद तक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पार्किंसंस की समस्या है तो इसका जितनी जल्दी हो सके आप इलाज लीजिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आई होप इस वीडियो द्वारा आपको जानकारी पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में मिल गई होगी। यदि आप या आपके कोई परिवार का सदस्य या बुजुर्ग अगर पार्किंसंस डिजीज़ से परेशान है, इस समस्या से परेशान है, तो आप भारत होम्योपैथी में आइए, संपर्क कीजिए हमें, और इस तरीके की समस्या के इलाज के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।